हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखो, अभी नीट होने में 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, तो अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस टाइम में दो चीज़ें आपको करनी चाहिए। पहला है रिवीजन, जितने कम समय में हो सके सटीक तरीके से रिवीजन करना, और रिवीजन करने के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट दो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और देखो, रिवीजन की जो बातें हैं, फिक्र है, तो अभी जो हम सीरीज़ चला रहे हैं बायोलॉजी की इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो बुक, हमारा एफर्ट है कि 90 to 95% कंटेंट आपका यहाँ से रिवाइज हो जाए। बाकी बचे बचे 5 to 10% आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस और रिवीजन के थ्रू आपका मुकम्मल हो जाएगा। सो आप बने रहें और अच्छे से बैठ करके काम माइंड के साथ, क्लैरिटी के साथ इन चीज़ों को सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, समझें और अपने माइंड में इनकलकेट करें। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद अ चैप्टर। बहुत प्यारा सा चैप्टर है। कई बच्चे इसमें स्ट्रगल करते हैं, चीज़ें मेमोराइज़ नहीं होती, बट इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि चीज़ों को जितना सिंपल बनाया जा सके उतना सिंपल बनाने की कोशिश रहेगी, और टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करते हुए इस चैप्टर को बहुत मक्खन की तरह आपके माइंड में सेट कर देना है। सी, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन होने से पहले कोई प्रॉपर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं था। सो उस टाइम पे लोग क्या करते थे ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उसको फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, इनके बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर दिया। एरिस्टोटल पहले ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पहला फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लाया, जिसमें उन्होंने प्लांट को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में बांट दी, क्लासीफाई कर दिया, जो कि बेस था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। और एनिमल्स को उन्होंने क्लासीफाई करते हुए कहा कि जिनके पास रेड ब्लड है उनको एक कैटेगरी में रख दो, जिनके पास नहीं है उनको दूसरे ग्रुप में रख दो, ठीक है। सो ऐसे इन्होंने एनिमल्स को दो ग्रुप्स में बांट दिया। उसके बाद आते हैं लीनियस, जो लेकर आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका बेसिस था सेल वॉल। तो प्लांटे और एनिमलिया दो किंगडम इन्होंने इसमें बना दिया। पर आप खुद सोच के देखो कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बस सिंपल सा सेलवाल का बेसिस लेकर के पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक और लिमिटेशंस भी हैं। ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ये हैं कि यूकारियोट प्रोकारियोट को साथ में रख दिया, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर को साथ में रख दिया, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, उनको साथ में रख दिया। सो दैट वाज द ड्रॉबैक। सो उसके बाद आते हैं और एडवांस क्लासिफिकेशन आया, जो दिए R.H. विटेकर 1969। ध्यान रहे, ये PYQ में आ चुका है। R.H. विटेकर 1969, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। इसका मेन क्राइटेरिया जो इन्होंने लिया था वो था, अब इसको ऐसे याद करोगे, RPCMB। इसके मेन क्राइटेरिया को याद करने का तरीका है RPCMB। R का मतलब है रिप्रोडक्शन, P का मतलब है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, C का मतलब है सेलुलर स्ट्रक्चर, M का मतलब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, B का मतलब है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है 3 डोमेन सिस्टम। ये कुछ अलग नहीं, बस जो मोनेरा था ना उसको 2 डोमेन में बांट दिया, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, और बाकी बचे जितने भी किंगडम है ना उसको एक डोमेन में रख दिया। तो ऐसे 3 डोमेन्स बन गए, और इसको हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ध्यान रहे कि जो पहले जितने भी क्लासिफिकेशंस आए ना वो बहुत बड़ा फेल्यूर था। इसलिए था क्योंकि देखो, पैरामीशियम और एमीबा ये यूकारियोट्स हैं, और ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। तो जो यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं ना उसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं। सो पैरामीशियम और एमीबा को एनिमल किंगडम में रख दिया। बताओ, प्रोटिस्टा और एमीबा को एनिमल किंगडम में रख दिया,
और वैसे ही क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को प्लांट में, कभी प्लांट में रखा तो कभी एल्गी में रखा, जबकि क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला, लाइकवाइज पैरामीशियम एंड एमीबा, ये भी यूनिसेलुलर यूकारियोट्स हैं। तो इस चीज़ को ठीक करते हुए पैरामीशियम और एमीबा को एनिमल किंगडम से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में रखा, और वैसे ही प्लांट किंगडम से क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला को निकाल करके किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक है, सो ये सारे करेक्शंस थे जो नए और एडवांस क्लासिफिकेशन में किए गए। अब हम आते हैं पहले किंगडम में, किंगडम मोनेरा। सी, ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और अगर आप एक मुट्ठी या एक हैंडफुल ऑफ सॉइल उठाते हो तो उसमें आपको हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि हैंडफुल ऑफ सॉइल आपने उठाया तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मिलेंगे या थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे या 10,000 ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे, तो बहुत माइन्यूटली इस डेटा को ध्यान में रखना चाहिए आपको। ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहे क्वेश्चंस में तो आप ना फंसो। सो सिंपल सी बात है, हैंडफुल ऑफ सॉइल में कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये जो है ना बैक्टीरिया, बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट में मिलते हैं जहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स का रहना इम्पॉसिबल होता है। बैक्टीरिया को फर्दर हमने चार कैटेगरीज में डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीड। अगर स्फेरिकल हो तो उसको हम कहेंगे कोकस, अगर रॉड शेप का होगा तो कहेंगे बैसिलस, कॉमा शेप का होगा तो कहेंगे विब्रियम, स्पाइरल शेप का होगा तो कहेंगे स्पिरुलम। देखो, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन जितना सिंपल उसका स्ट्रक्चर होता है उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका बिहेवियर होता है, और ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ की बात करें तो फोटोसिंथेटिक भी होंगे और कीमोसिंथेटिक भी शो कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफ भी है, हेटरोट्रॉफ भी है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफ्स। अब हम आते हैं आर्की बैक्टीरिया पे। सुनो, आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना जो बहुत हार्श, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में वो सरवाइव कर पाते हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। देखो, अगर बैक्टीरिया एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। जो मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं मेथानोजेंस। देखो, ऐसा क्यों है कि आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है? वो डिफरेंट है सेल वॉल स्ट्रक्चर पे, जो उनको इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के लिए सपोर्ट करता है। ओके, मिथानोजेंस की बात करें ना, तो मिथानोजेंस कहाँ मिलते हैं? आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे काउस हो गए, बफेलोस हो गए, वहाँ पे ये बैक्टीरिया मिलते हैं। ठीक है ना, इनका मेन पर्पस वही होता है मीथेन गैस का प्रोडक्शन करना। अब हम आते हैं यू बैक्टीरिया पे। ठीक है, यू बैक्टीरिया को आप कैसे कैरेक्टराइज कर पाओगे? उनमें क्या होता है, एक रिजिड सेल वॉल होता है। अगर वो मोटाइल हुए तो उनके पास फ्लैजेला भी आपको मिलेगा। देखो, साइनो बैक्टीरिया जो होता है ना, उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। जो बड़े ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हायर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनकी तरह इसके पास क्लोरोफिल ए भी होता है, और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसमें आपने साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको याद रखना है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस होते हैं। और इनकी कॉलोनीज जो होते हैं ना, ये सराउंडेड बाई जेलाटिनस सीट। ठीक है, और पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम कॉज करते हैं। ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इनके पास स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकें विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज सेल, जिसको हम
हेट्रोसिस कहते हैं। और ये कौन करते हैं? नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ध्यान रहे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, जिसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, वो नॉस्टॉक का दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं ना, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, एमोनिया हो गए, इन सब को कन्वर्ट करते हैं, इन सब का ही वो यूज़ करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। और ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग पे। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से न्यूट्रिएंट पे? आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, NPFES, NPFES, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, Fe फॉर आयरन एंड S फॉर सल्फर। अब हम आ जाते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया पे। ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसमें जो मेजॉरिटी होते हैं ना, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ये फ्रेंड भी है तो कहीं पे वो एनिमी भी है, ठीक है ना। जैसे हमें ये कैसे हेल्पफुल है? कर्ड बनाने में हेल्पफुल होते हैं। एंटीबायोटिक्स बनाने में बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। इवन नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प होते हैं। और ये एनिमी कैसे है? क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये चारों आपको ध्यान में रखने। ये चारों के चारों बैक्टीरिया कॉज करते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया मेनली फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आए तो वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर शो करता है। अब लास्टली बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं माइकोप्लाज्मा की डिस्कशन से। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? बहुत स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात करें तो माइकोप्लाज्मा का होता है। बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाता है, इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होता है। और माइकोप्लाज्मा जो है ना, पैथोजेनिक साबित होता है बोथ एनिमल और प्लांट में। ऐसा आपको बोल दिया जाए कि माइकोप्लाज्मा सिर्फ और सिर्फ पैथोजेनिक है, एनिमल में नहीं, वो दोनों प्लांट और एनिमल में पैथोजेनिक होता है। अब यहाँ पे किंगडम मोनेरा ख़त्म हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा की ओर हम चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यूकारियोट्स हैं, उनको हम किंगडम प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं ना, वो प्राइमरीली एक्वेटिक होता है। और ये किंगडम एक लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में। और किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसको फर्दर डिवाइड किया गया है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स में। क्राइसोफाइट्स की बात करें तो ये इंक्लूड करता है डायएटम्स और डेस्मिट्स को। ध्यान में रखने की बात है कि डेस्मिट्स जो है ना, इसको हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसलिए इसको हम प्लैंकटन भी कहते हैं। अब डायटम के बारे में यहाँ पे अच्छे से NCERT में बताया गया है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी। डायटम जो होते हैं ना, इनके पास सेल वॉल होते हैं, और सेल वॉल भी जो होते हैं ना, वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल लाइक अ सोप बॉक्स की तरह होते हैं। इसके वॉल जो होते हैं ना, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। और डायटम्स जो होते हैं ना, बिलियंस ऑफ ईयर से वो क्या होते हैं ना, इकट्ठे होते गए, ठीक है ना, इकट्ठे होते गए और इकट्ठा होकर के समुद्र के नीचे डाईएटोमेसियस अर्थ बना गए। अब देखो इसका यूज़ क्या है। ये ग्रिटी होते हैं, ग्रिटी होने की वजह से इसका हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में, ओके। ये इसका यूज़ था। और चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस आपसे अगर पूछा जाए तो डायटम्स होते हैं। दैट वाज अबाउट क्राइसोफाइट्स। अब हम आते हैं डाइनोफ्लेजेलेट्स पे। देखो, डाइनोफ्लेजेलेट्स में भी सेल वॉल होता है और वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स का बना होता है। इनके पास 2 फ्लेजेला होते हैं,
एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, दूसरा ट्रांसवर्सली लाई करता है इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अब रेड डाइनोफ्लेजिलेस की बात करें, इसका एग्जांपल है गोनियोनिक्स। ये इतना फास्ट मल्टीप्लाई करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करता है कि सी को रेड बना देता है। मतलब जो सी है ना वो रेड अपीयर होने लगता है, इसलिए इसको हम रेड टाइड भी कहते हैं। और इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स रिलीज करता है कि इतना बहुत मैरीन एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। और हार्मफुल ही नहीं, वो उसको इवन एनिमल्स को वो किल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूग्लिनोइड्स पे आते हैं। यूग्लिनोइड्स के पास, ध्यान में रखो, यूग्लिनोइड्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता, बल्कि इन प्लेस ऑफ सेल वॉल इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको हम कहते हैं पेलिकल, जो उनके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, इनके पास दो फ्लैजेला होता है, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। और इसकी एक खासियत है, ठीक है, जो आप ध्यान में रखेंगे। यूग्लिनोइड्स जो है ना वो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है वो ऑटोट्रॉफिक भी शो कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी शो कर सकते हैं। देखो, सनलाइट के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही सनलाइट चली गई या सनलाइट के लिए वो डेप्राइव्ड हो गए, अब वो बिहेव करने लगते हैं हेटरोट्रॉफ की तरह बाई प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और हायर प्लांट की तरह इनमें भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। देखो, स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ना वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। सूटेबल कंडीशन में क्या होते हैं, एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो वो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स के पास वाल्स होते हैं, ठीक है ना, और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, और लंबे समय तक वो सरवाइव करने की कैपेसिटी उनके अंदर होती है। स्पोर्स जो होते हैं ना, स्लाइम मोल्ड्स से बने हुए जो स्पोर्स होते हैं ना, ये डिस्पर्स होते हैं बाय एयर करंट। अब हम आते हैं प्रोटोजोन्स पे। देखो, सारे के सारे प्रोटोजोन्स हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और या तो वो प्रीडेटर की तरह या पैरासाइट के तौर पे वो रहते हैं। और इसको हम प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि किसे हम प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहेंगे तो वो प्रोटोजोन्स है। इसके फर्दर 4 मेजर ग्रुप्स हैं, वो हैं एमीबॉयड प्रोटोजोन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। देखेंगे एमीबॉयड प्रोटोजोन्स। देखो, एमीबॉयड प्रोटोजोन्स से एमीबा की याद आती है, और ऑफकोर्स एमीबा के पास क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स। और इसके जो मेरीन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसके जो मेरीन फॉर्म्स होते हैं ना, इनके पास सिलिका सेल्स होते हैं उनके सरफेस पर। इसका और एक एग्जांपल आप देख लो, एंट एमीबा, जो कि एक पैरासाइट है। इसके बाद आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। ऑफ कोर्स इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला होता है, और इसका एक एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। ये भी एक पीवाईक्यू में आ चुका क्वेश्चन है। सिलेटेड प्रोटोजोन्स की बात करेंगे, सो ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ कोर्स एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए हैं क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है, एक नहीं बल्कि थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है। और इनके पास एक कैविटी होता है गलेट, जहाँ से खाना वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अंदर जाती है। और देखो, ये इन सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से खाना और पानी साथ गलेट के अंदर चला जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं पैरामीशियम। लास्ट, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स इनके ये बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है जिनके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम जानते हैं प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है, जो कि हम आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में देखेंगे।
अब आते हैं किंगडम फंजाई पे। देखो, किंगडम फंजाई जो है ना एक यूनिक किंगडम है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है ना। और फंजाई जो होते हैं ना कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं, हवा हो, पानी हो, है ना, सॉइल हो, एनिमल्स पे, प्लांट पे, हर जगह ये देखे जाते हैं। और प्रेफरेबल होता है इनके लिए वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करना। देखो, कुछ एक्सेप्शन है जैसे ईस्ट जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारे जो फंजाई होते हैं ना वो फिलामेंटस होते हैं। उनकी बॉडी की बात करें तो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाइफे जिसको कहते हैं, और बहुत सारे हाइफे मिलकर के माइसिलियम बनाते हैं, ठीक है। अगर माइसिलियम कंटिन्यूस हो, कोई भी वाल या सेप्टा नहीं बना, तो उसको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। अब कोई भी वाल नहीं बना है, कोई भी सेप्टा नहीं बना है, तो सारे के सारे न्यूक्लियस जो है ना साइटोप्लाज्म में घूम रहे होंगे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और बाकी सेप्टा और क्रॉस वाल शो करते हैं। अब फंजाई की सेल वाल की बात करें तो ये कंपोज होता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड का। और फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें तो अगर फंजाई एल्गी के साथ रिलेशन दिखा है तो उसको हम कहते हैं लाइकेन। अगर फंजाई हायर प्लांट के साथ रिलेशनशिप दिखा है तो उसको हम कहते हैं माइकोराइज़ा। अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव मीन से भी दिखा सकता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो शो कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोर एंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकता है बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। देखो, इम्पॉर्टेंट है, सेक्सुअल साइकिल जो है ना 3 स्टेप में डिवाइड करता है। पहला है प्लास्मोगेमी। प्लास्मोगेमी क्या होता है ना, एक मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म के बीच का फ्यूज़न है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लाई। 2 न्यूक्लाई साथ में फ्यूज़ हो जाते हैं, वो कार्योगेमी कहलाता है। इसके बाद मियोसिस होता है, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। देखो, इम्पॉर्टेंट बात है कि मियोसिस होने के बाद फंजाई जो है ना 2 हैप्लॉइड हाइफे बना देते हैं, मतलब 2 अलग हैप्लॉइड सेल बना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फंजाई हैं जैसे एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस, इसमें हमें N+N डाइकैरियोटिक स्टेज देखने के लिए मिलता है, यानी 2 न्यूक्लियाई पर सेल। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकारियन और इस फेज को कहते हैं डाइकारियोफेज। याद रखना है किस में ये देखने के लिए मिलता है, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। अब देखो, अब फंजाई को हम फर्दर क्या करते हैं, फर्दर ग्रुप में उसको हम क्लासीफाई करते हैं। फर्दर 4 ग्रुप्स में इसको हम क्लासीफाई करते हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस। और इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या बेसिस हम लेते हैं, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ में आया हुआ है। पहला, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज का। अब हम देखते हैं फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस जो है इसको हम लोअर फंजाई भी कहते हैं। बेसिकली ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनका माइसिलियम जो होता है वो एसेप्टेड होता है, सिनोसिटिक होता है। क्लियर? इनके एग्जाम्पल्स आप ध्यान में रख लो। कैसे ध्यान में रखना है, देखो, राइजोपस, एल्ब्यूगो और मस्टार्ड। इसको आप याद कर सकते हो राम, RAM, राम और रैम, जैसे आप याद करना चाहें। R फॉर राइजोपस, A फॉर एल्ब्यूगो, M फॉर म्यूकर। राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। देखो, राइजोपस जो है ना वो कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेड मोल्ड में पाया जाता है। एल्ब्यूगो इज अ पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड। नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटिस।
एस्कोमाइसिटीज़ को हम क्या कहते हैं, सैक फंजाई भी कहते हैं। इसके बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो आपने ध्यान में रखना है। पेनिसिलियम, जिससे हम पेनिसिलिन बनाते हैं, वो कौन सी फंगाई है, वो एस्कोमाइसिटीज में आती है। ईस्ट विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट, जिसको हम सैक्रोमाइसिटिस माइसिस कहते हैं, जो फिर से एस्कोमाइसिटिस में पाया जाता है। देखो, ये जो एस्कोमाइसिटिस है ना, ये कॉप्रोफाइलस है। कॉप्रोफाइलस मतलब ये डंग में ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आप याद करो, एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ठीक है ना, और कुछ एडिबल मेंबर्स भी हैं जो है मोरल्स ट्रफल्स। देखो, न्यूरोस्पोरा जो है ना, उसको हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम में लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटिस, इसको हम ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, और पफ बल्स। देखो, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होता है ना, इनके पास नहीं होता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन से। सेक्स ऑर्गन भी इनके पास प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर देते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंस और जीनोटाइप्स। ध्यान रखें कि कार्योगेमी और म्यूसिस जो होता है ना, बेसिडियम में होता है, इनके बेसिडियम में होता है, और फिर वो प्रोड्यूस करते हैं 4 बेसिडियोस्पोर्स। इसमें आते हैं रस्ट और स्मट। रस्ट है पक्सिनिया, स्मट है अस्टिलिको, ठीक है ना। पक्सिनिया जो है ना, वो वीट पे रस्ट करता है, और एक इसका एग्जाम्पल है अगारिकस मशरूम। और अगर यहाँ से क्वेश्चन सेट किया जाए कि कौन से फंजाई को हम खा सकते हैं जो एडिबल है, सो उसके एग्जांपल्स हैं एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में कौन है, मोरल्स एंड ट्रफल्स है। बेसिडियोमाइसिटिस में कौन है, मशरूम्स है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि एडिबल का मतलब सिर्फ बेसिडियोमाइसिटिस बस मशरूम है, नहीं। एस्कोमाइसिटिस में भी मोरल्स एंड ट्रफल्स को एडिबल कंसीडर किया जाता है ना। ड्यूटेरोमाइसिटिस की बात करें तो इसको हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है ना। क्योंकि इम्परफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस नोन है, इसके कोई सेक्सुअल स्टेजेस हमें पता नहीं, ठीक है ना। सो ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉर्निडिया। इसके जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निडिया कहते हैं। अब ध्यान में रखें इस बात को कि ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है वो डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर और मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, कैट, CAT, कैट, कलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटे की बात करें तो किंगडम प्लांटे का तो हमारा एक अपना ही चैप्टर है। किंगडम एनिमेलिया का भी अपना ही चैप्टर, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे दिए हैं आपने ध्यान में रखें। किंगडम प्लांटे में ध्यान में रखें कि कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि इंसेक्टिवोरस है, जो इंसेक्ट को खाते हैं, या जो पैरासाइट है, जैसे ब्लैडर वर्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप, और कसकट्टा जो है वो एक पैरासाइट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। देखो, वायरस जो है ना, उसको हम ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते, ठीक है ना। वो बेसिकली बॉर्डर पे लाई करते हैं, ना उसको हम ट्रूली लिविंग कहेंगे, ना उसको हम ट्रूली नॉन लिविंग कहेंगे। बेसिकली एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जिसके पास एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब वो किसी दूसरे सेल की मशीनरी पर कंट्रोल कर लेता है ना, तब वो लिविंग हो जाता है, ठीक है ना। तब वो अपने आप को रेप्लिकेट करके होस्ट को फर्दर वो किल कर देता है। देखो, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम आएंगे, उनके कंट्रीब्यूशंस होंगे जो आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले है डिमिट्री इवानोव्स्की, 1892,
ठीक है। इन्होंने इन्होंने पहली बार वायरस को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है। और इन्होंने ये बताया था कि वायरस जो होते हैं ना, वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ये कैसे पता किया उन्होंने? क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। अब इसके बाद M.W. बिजर्निक 1890, इन्होंने ही नाम दिया वायरस। और इन्होंने कहा कंटेजियम वेबम फ्लूइड, वायरस को कहा इट्स एन इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और इन्होंने ये कहाँ देखा? टोबैको प्लांट में देखा। इसके बाद आते हैं WM स्टैनली 1935। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को पहली बार क्रिस्टलाइज किया। और इन्होंने देखा कि वायरस के जो क्रिस्टल्स हैं ना, उसमें बहुत लार्ज प्रोटीन्स पाए गए। और वायरस जो है ना, वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट। ध्यान में रखें इस बात को। दुनिया में कोई भी ऐसा वायरस नहीं जिसके पास RNA और DNA दोनों मिले। ठीक है ना। बेसिकली वायरस के पास होता क्या है? एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वो RNA होगा या DNA होगा, और दूसरा उसके पास प्रोटीन का एक कोट होता है। गॉट इट? देखो, अब आपने ध्यान में रखना है कि प्लांट में कौन से वायरस होते हैं, एनिमल में कौन से वायरस होते हैं, बैक्टीरिया फेज में कौन से वायरस होते हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं। प्लांट में जो वायरस होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एनिमल में क्या होता है? सारे जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल आपको पता है वो यहाँ पे ऐड कर दो, एनिमल वायरस आपका आ जाएगा। जैसे RNA में सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड दोनों ही RNA कॉज करते हैं, और डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये वायरस एनिमल में पैथोजेनिक होते हैं। फिर बैक्टीरिया फेज की बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड DNA। ना देखो, प्लांट में वायरस क्या कॉज करता है? इसके लिए ट्रिक है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। माय लिलीज ड्वार्फ, माय से मोज़ेक फॉर्मेशन आ जाएगा, लिली से लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग आ जाएगा, ड्वार्फ से ड्वार्फ एंड स्टंटेड ग्रोथ आ जाएगा। ठीक है। एनिमल्स में वायरस कौन सी डिजीज़ को कॉज करता है? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, जो कि ह्यूमन में कॉज करता है। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं वायरॉइड्स। 1971 के आसपास टीओ डायनर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, एक इन्फेक्शियस एजेंट को डिस्कवर किया जो वायरस से छोटे होते हैं। ठीक है ना। क्यों छोटे होते? क्योंकि इनके पास कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इनके पास फ्री RNA होता है। और ये क्या कॉज करते हैं? PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रायंस। प्रायंस जो होते हैं, इनके पास प्रोटीन का कोट तो होता है, ठीक है, और ये सिमिलर साइज के होते हैं एज कम विद रिस्पेक्ट टू वायरस के साइज के ही होते हैं। ठीक है। और ये क्या कॉज करता है? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसको हम मैड काउ डिजीज़ कहते हैं कैटल में। और इसका एक एनालॉगस वेरिएंट जो ह्यूमन में पाया जाता है, जिसको हम CR जैकब डिजीज़ भी कहते हैं। लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होता है एल्गी और फंजाई के बीच में। और जो फंगल कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं माइक्रोवाइंट। ठीक है ना। जो रेस्पॉन्सिबल होता है वही शेल्टर देने के लिए, है ना, एंड ऑल दोस। एंड जो एल्गल कंपोनेंट होता है वो होता है फाइकोबाइंड। एंड ध्यान में रखिए इस बात को कि लाइकेंस जो होते हैं वो पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते, सो दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर। गॉट इट? इतना आपने ध्यान में रखना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। यहाँ पे इस चैप्टर में बच्चे स्ट्रगल करते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं चीज़ें याद नहीं होती है। सो इन टोटल मैंने कोशिश करी है कि चैप्टर को जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई करने की। आई होप आपको ये ऑडियो बुक
चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत हेल्पफुल साबित होगा। कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कि आपको ये सब चीज़ें कैसे कितनी अच्छी लगी। ओके, नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरे चैप्टर। तब तक आप पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।